अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास हेल्पफुल होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने में। जो आज का ये लेक्चर है इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस लेक्चर कपल एंड कंपोजिशन ऑफ कपल। मतलब ये है कि अगर आपको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो पहले आपको कपल एंड कंपोजिशन ऑफ कपल वाला लेक्चर समझना होगा। फिर हम आज के इस लेक्चर में एमसीक्यूज पर बात भी करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक है, हमें थियोरेटिकली तो सारे का सारा आता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके एमसीक्यूज किस टाइप के हो सकते हैं, तो आज हम एमसीक्यूज पर भी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। बेसिकली हमारा लेक्चर है वो ये है कि रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू वन फोर्स एंड वन कपल, या रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स आर एंड सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ a system of coplanar forces to a single force to a one force and one couple। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू अ वन फोर्स एंड वन कपल, इस फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। या फिर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है कि रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस into a single force and a single force R and a single couple of moment जी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में कह चुका हूं कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पहले आप उसकी स्टेटमेंट को समझें। आज के क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है रिडक्शन अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल जी, या रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स आर एंड मोमेंट ऑफ कपल जी की फॉर्म में। सो पहले तो आपको ये समझना है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है। याद रखें, मैंने लास्ट में एमसीक्यूज को भी डिस्कस करना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज किस टाइप के आ सकते हैं। सो आप ये सारा लेक्चर ज़रूर देखिएगा। हमें अब क्वेश्चन ये है कि मैं अब जो बात डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि हम किस तरह समझें कि हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है, हमें क्या मटीरियल दिया गया है, हमें क्या चीज़ें दी गई हैं और हमने क्या प्रूव करना है। आपको ज़रा क्वेश्चन को समझें तो आपको क्या गया, रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि हमारे पास पहले एक कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम होगा। हमने करना क्या है, हमने उस सिस्टम को कन्वर्ट करना है या रिड्यूस करना है वन फोर्स की फॉर्म में और वन कपल की फॉर्म में, या एक सिंगल कपल की फॉर्म में। इसी तरह ये भी कह सकता है आपको स्टेटमेंट में, रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स आर एंड सिंगल कपल ऑफ मोमेंट जी। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम होगा, हमने उस सिस्टम को कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है सिंगल फोर्स की फॉर्म में और मोमेंट ऑफ कपल जी की फॉर्म में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। तो प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, वर्ड है कोप्लेनर। इसका मतलब ये है कि वो फोर्सेस
जो एक ही प्लेन में लाई करती होंगी, यानी आपके पास जितनी भी फोर्सेस लेंगे वो सारी की सारी एक ही प्लेन में लाई करती होंगी, ये आपको याद रखना होगा। सो हम अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रूफ में क्या कहा गया, हम इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। हम सपोज करते हैं, सपोज दैट we have coplanar forces. Coplanar forces P1, P2, Pn acting through the point A1, A2, so on An respectively. सपोज करें हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेज हैं P1, P2, so on Pn एक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट A1, A2, so on An respectively on a rigid body या along a rigid body या through a rigid body। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने ये कहा सपोज करें कि हमारे पास डिफरेंट कोप्लेनर फोर्सेज हैं जिनको हमने शो किया हुआ है P1, P2, P3, so on Pn की फॉर्म में, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फोर्सेज हैं ये किसी पॉइंट A1, A2, A3, so on An पर एक्ट कर रही हैं किसी भी रिजिड बॉडी के अलोंग। हम इसको शो कैसे करेंगे, एज बॉडी इज शोन इन फिगर। अब हम एक फिगर ड्रा करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। ओके डियर स्टूडेंट, मैंने ये कहा है कि कोई डिफरेंट फोर्सेज हैं। सपोज दैट फोर्स P1, ओके, सिमिलरली फोर्स P2 एंड सो ऑन फोर्स Pn। अब ये डिफरेंट फोर्सेज हैं। सपोज दैट फोर्स P1 एक्ट एट पॉइंट A1, P2 फोर्स एक्ट एट पॉइंट A2 एंड Pn फोर्स एक्ट पॉइंट An। हमने जैसा कि ऊपर मैंने स्टेटमेंट में कहा, मैंने अपने प्रूफ में कहा है कि सपोज करें कि हमारे पास डिफरेंट कोप्लेनर फोर्सेज हैं P1, P2, so on Pn, और ये जो फोर्सेज हैं ये एक्ट कर रही हैं एट पॉइंट A1, A2, so on An पर किसी भी रिजिड बॉडी पर। ओके, हमने अब वी वांट टू प्रूव दैट, हमारा प्रूफ क्या है। अब ये तो हमारे पास होगी अजम्पशन कि हमारे पास कोई फोर्सेज आ चुकी हैं और हमने वो किसी भी पॉइंट पर एक्ट करी। हमने प्रूव करना है, वी वांट टू शो दैट फोर्सेस, हमने शो क्या करवाना है, ये कोप्लेनर फोर्सेस एक वन फोर्स के इक्वल है और वन कपल के इक्वल है। सो वी वांट टू शो दैट दीज फोर्सेस या कोप्लेनर forces equal to single force R and moment of couple G। ये हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसको फिगर नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये तो हमारे पास सिंगल फोर्सेज हैं, यानी कि जस्ट फोर्सेज हैं, किसी भी पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। हमने इनको किस तरह ये पॉसिबल है कि हम इनको कन्वर्ट कर सकें मोमेंट की फॉर्म में और आर की फॉर्म में। अब ये काम करने के लिए मतलब हमने अपनी इन फोर्सेज को कन्वर्ट करना है एक सिंगल फोर्स आर की फॉर्म में और मोमेंट ऑफ कपल जी की फॉर्म में। अब ना तो हमारे पास कोई कपल है, ये तो सिंगल फोर्सेज हैं यानी P1, P2, P3, और कपल तो हमारे पास तभी बनता है जब दो डिफरेंट फोर्सेज होती हैं। अब हमारे पास ना तो यहाँ पे कोई कपल बन रहा है, ना ही हम इनको किसी सिंगल फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हम इस काम को कंप्लीट करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें ये कहा गया है कि आपने इन फोर्सेस को सिंगल फोर्स में और कपल ऑफ मोमेंट जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस काम को कंप्लीट करने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज हैं। वी वांट टू सपोज दैट वी हैव, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई फोर्सेज हैं -P1
ये हमारे पास कोई पॉइंट है O P1, इसी तरह P2 माइनस P2, सिमिलरली Pn माइनस Pn। मैंने सपोज किया कि मेरे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं P1 माइनस P1, P2 माइनस P2, सो ऑन Pn माइनस Pn एक्टिंग एट अ पॉइंट O। हम इन फोर्सेस को क्या कहेंगे, कंकरेंट फोर्सेस कह लेते हैं। अब सपोज करें कि हम इसको फिगर नंबर 2 का नाम देते हैं। सपोज दैट अब हमारे पास, मैंने सपोज किया है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं P1 माइनस P1, P2 माइनस P2, सो ऑन Pn माइनस Pn एक्टिंग एट अ पॉइंट O। तो हम सपोज करते हैं, सपोज दैट टू प्रूव आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, टू प्रूव आवर required result, to prove our required result, we suppose that हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सपोज करते हैं कि वी हैव फोर्सेस P1 माइनस P1, P2 माइनस P2, सो ऑन Pn माइनस Pn एक्टिंग किस पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, एट पॉइंट O। ओके डियर स्टूडेंट, हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव करने के लिए जो ये था कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, अब यहाँ पे ये भी लिख देंगे एक्टिंग एट पॉइंट O as shown in figure 2। हम यहाँ पे ये अजम्पशन कर रहे हैं कि हम अपने ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस था, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक सिंगल फोर्स की फॉर्म में और कपल ऑफ मोमेंट G की फॉर्म में। अब हमारे पास इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमने सपोज किया खुद से कि हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज हैं P1 माइनस P1, P2 माइनस P2, सो ऑन Pn माइनस Pn। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये जो फोर्सेज हैं एक पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं। हमने ये अपनी तरफ से लिया, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया है। अब हम सपोज करें, अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास कपल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन आपसे, कपल बेसिकली क्या है? क्या ये जो फोर्सेज हैं P1 माइनस P1, P2 माइनस P2, सो ऑन Pn माइनस Pn, क्या ये कपल बना रही हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये कपल हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम इनको कपल कह सकते हैं? इस तरह के MCQs भी आपके पास एग्जाम्स में अक्सर हो सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम MCQs टाइप हुआ तो क्या हम इनको कपल का नाम दे सकते हैं? अगर आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो आपको कपल वाला लेक्चर सुनना होगा। हम इन्हें कपल का नाम नहीं दे सकते। बेसिकली कपल की डेफिनेशन क्या थी, मैं जरा आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ डियर स्टूडेंट। बेसिकली कपल हमारे पास कुछ इस तरह डिफाइन किया गया था, टू नॉन कोलिनियर वो फोर्सेस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट ना कर रही हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उनको हम कपल का नाम देते हैं। अब यहाँ पर सारी कंडीशन होल्ड कर रही हैं। ये फोर्स है P और माइनस P, इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन ये एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं। इनका कोलिनियर पॉइंट, इनका पॉइंट सिंगल है, यानी कि ये सिंगल एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, तो ये हमारे पास कपल नहीं बनाएगी। कपल हमारे पास क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दैट ये मेरे पास डस्टर है, मैं कहता हूँ कि एक फोर्स यहाँ पर एक्ट करे और दूसरी फोर्स यहाँ पर एक्ट करे, यानी कि एक फोर्स यहाँ पर एक्ट करे, दूसरी फोर्स यहाँ पर एक्ट करे। अब ये जो फोर्स अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट है, एक फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करे, एक फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करे, यानी कि दो डिफरेंट फोर्सेज हो, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ना हो, उनको हम कपल का नाम देते हैं। यानी एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। अगर दोनों की मिकदार सेम है,
डायरेक्शन ऑपोजिट है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट है, तो इनको कपल का नाम कहेंगे। अब ये जो फोर्स है P1 माइनस P1, P2 माइनस P2 एंड सो ऑन Pn माइनस Pn, ये हमारे पास कपल नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक है। तो कपल हमारे पास कैसे बनेगा? फोर्स माइनस P1 एंड फोर्स P1, देखें इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन, थोड़ी सी हमारे पास डायग्राम में फिगर्स जो हैं इनके एरो हेड को थोड़ा बड़ा बना लिया गया, लेकिन मतलब इनका यही है कि इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखें फोर्स एट पॉइंट A1 यानी कि जिसको हमने P1 का नाम दिया गया, और फोर्स माइनस P1 एट पॉइंट O, ये जो दोनों हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, तो ये हमारे पास कपल बनाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, so force minus P1 at point O and force P1 at point A form a couple P1 माइनस P1। इन्होंने कपल क्यों बनाया? मैंने जैसा कि कपल की डेफिनेशन में बताया कि वो फोर्सेस कपल बनाती हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ना हो, मिकदार उनकी सेम हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट सेम, दे फॉर्म टू बी अ कपल। अब ये जो फोर्स है माइनस P1, इसी तरह इन्होंने बना लिया कपल। सिमिलरली यहाँ से P2 फोर्स और यहाँ से माइनस P2 फोर्स, यह भी कपल बना लेंगी। सिमिलरली Pn और यहाँ से Pn और यहाँ से माइनस Pn, ये आपस में मिलकर कपल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, हमने यहाँ पर लिखा सपोज दैट सो फोर्स माइनस P1 एट पॉइंट O एंड फोर्स P1 एट पॉइंट A फॉर्म अ कपल P1 माइनस P1। सिमिलरली P2 minus P2 and so on Pn minus Pn form a couple। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि एक फोर्स यहाँ से ली, एक फोर्स यहाँ से ली, इसी तरह एक फोर्स यहाँ से ली, एक फोर्स यहाँ से ली, इसी तरह एक फोर्स यहाँ से ली और एक फोर्स यहाँ से ली, इन्होंने बनाया कपल। अब जब हमारे पास कपल होता है तो हम उनके मूवमेंट को जी की फॉर्म में शो करते हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज दैट G1 G2 so on Gn the moment of कपल, कौन से कपल का मोमेंट है? P1 माइनस P1 सो ऑन Pn माइनस Pn। ओके, हमने अब सपोज कर लिया कि हमारे पास ये जो G1 है, G2 है, सो ऑन Gn है, ये मूवमेंट ऑफ कपल हैं। किस कपल का मूवमेंट है? किस कपल का? P माइनस P, और इसी तरह सो ऑन Pn माइनस Pn का। अब हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ कपल वाला। डियर स्टूडेंट्स, उस कंपोजिशन ऑफ कपल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास n कोप्लेनर कपल हो तो जो उनका मूवमेंट है वो सिंगल रिजल्टेंट ऑफ कपल G के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपके पास n डिफरेंट कपल्स हैं एक ही प्लेन में, अब ये जो n डिफरेंट कपल हैं एक प्लेन में, इनका जो मूवमेंट है यानी कि G1 G2 G3 सो ऑन Gn, ये इक्वल होगा किसी एक रिजल्टेंट ऑफ कपल G के। आपको अगर मेरी ये बात समझ नहीं आई तो आपको मेरा लेक्चर कंपोजिशन ऑफ कपल वाला सुनना होगा। डियर स्टूडेंट, एक बात आप याद रख लें, अगर आपके एग्जाम MCQ टाइप के हुए तो आपको मैं जितने भी वर्ड बताता हूँ, जितने भी पॉइंट्स बताता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसी टाइप के आपके MCQs होंगे, ये आपको क्लियर करना होगा। ओके, तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास G1 G2 सो ऑन Gn जो है ये मूवमेंट ऑफ कपल है। किन कपल्स का? P1 माइनस P2 सो ऑन Pn माइनस Pn का। तो जब हमारे पास डिफरेंट
n कोप्लेनर कपल्स हों तो उनका जो मोमेंट है वो इक्वल होता है रिजल्टेंट ऑफ कपल के। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एज वी नो दैट, ये कंपोजिशन ऑफ कपल वाला मैं आपको जो टॉपिक करवा चुका हूँ उसमें मैं ये प्रूफ भी करवा चुका हूँ। एज वी नो दैट if we have n coplanar couple, then their moment G1 so on Gn is equal to a single couple। जी, और ये जो G होगा यानी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट n कोप्लेनर कपल हों तो जो उनका मोमेंट है G1 G2 सो ऑन Gn इक्वल होगा किसी रिजल्टेंट ऑफ कपल G के या सिंगल कपल ऑफ G के, जिसको मैंने सिंगल ऑफ कपल ऑफ G का नाम दिया है। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं वही प्रूव करते हैं। सो हमारे पास ये डिफरेंट कपल्स थे P1 P2 सो ऑन Pn, इनका जो मोमेंट है ये किसके इक्वल आ जाएगा, G के इक्वल आ जाएगा। सो वी कैन राइट G is equal to G1 plus G2 so on Gn के। हमारा एक रिजल्ट तो प्रूव हुआ। जरा आप स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में आपको ये कहा गया था, रिडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू अ वन फोर्स एंड वन कपल, या हमारे पास ये था रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स R एंड सिंगल कपल ऑफ मोमेंट G। तो हमने ये रिजल्ट तो प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये जो डिफरेंट कोप्लेनर फोर्सेज हैं इनको हमने, इनका जो कपल था उनका जो मूवमेंट निकला वो हमने उसको सिंगल मूवमेंट G की फॉर्म में शो करवा लिया है। अब हमारे पास अगला टास्क क्या है कि अब हमारे पास टास्क ये है कि हमने ये जो फोर्सेस थी इनको सिंगल फोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे पास यहाँ से फोर्स P1, यहाँ से फोर्स माइनस P1, यहाँ से फोर्स P2, यहाँ से फोर्स माइनस P2, इसी तरह यहाँ से फोर्स Pn और यहाँ से फोर्स माइनस Pn, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, कपल। अब जब ये फोर्सेस तो कपल बना चुकी हैं तो हमारे पास बाकी फोर्सेस कौन सी बची हैं, बाकी फोर्सेस हमारे पास ये वाली बची हैं, P1 P2 सो ऑन Pn की फॉर्म में। अब हमारे पास डिफरेंट जब फोर्सेस होती हैं तो हम उनको रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे पास, अगर मेरे पास सपोज दैट फोर्स है एक A, दूसरी है B, तो हम इनको रिजल्टेंट ऑफ फोर्स R की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आपको ये याद हो। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट कोप्लेनर फोर्सेस हों तो हम उनको एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आई है। P1 माइनस P1 P1 माइनस P2 ये P2 और माइनस Pn ये Pn, इन्होंने मिलकर हमारे पास कपल बना लिए हैं। अब जो डिफरेंट हमारे पास रेस्ट फोर्स हैं, जो रिमेनिंग फोर्स है वो है P1 P2 सो ऑन Pn की फॉर्म में। ओके, तो हमारे पास हम अब लिखते हैं, सो नाउ वी हैव फोर्सेस P1 P2 सो ऑन Pn, इन पर एरो हेड भी डालिएगा, n एक्टिंग थ्रू द पॉइंट O। अब हमारे पास जो डिफरेंट, अब हमारे पास क्या बच चुका है, कपल ऑफ G की फॉर्म में प्रूव करने के बाद हमारे पास जो फोर्सेस बच चुकी हैं, नो वी हैव फोर्सेस P1 P2 सो ऑन माइनस Pn एक्टिंग थ्रू द पॉइंट O। अब हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं ये एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और इनका प्लेन सेम है, तो हम इन फोर्सेस को रिजल्टेंट ऑफ फोर्स R की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दीज फोर्सेस आर कोप्लेनर, forces are coplanar, so we can write them as following.
किस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास सपोज दैट आर इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज, तो हम इनको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn की फॉर्म में। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास दूसरा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी प्रूव हुआ, ये जो हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हुआ। ओके, तो हम इस टॉपिक को जरा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली आपको डियर स्टूडेंट्स ये कहा गया था कि आपके पास कोप्लेनर फोर्सेज हैं डिफरेंट, ओके, उनको कन्वर्ट करना था मोमेंट ऑफ जी की फॉर्म में और उनको रिजल्टेंट ऑफ आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हमने इसको प्रूव करने के लिए सपोज किया कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिस पर डिफरेंट फोर्सेज P1 P2 सो ऑन Pn एक्ट कर रही हैं और उनका डिफरेंट पॉइंट है A1 A2 A3 सो ऑन An की फॉर्म में। तो हमने अपने प्रूफ को, अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सपोज किया कि हमारे पास कोई डिफरेंट और फोर्सेज हैं P1 माइनस P1 P2 माइनस P2 सो ऑन Pn माइनस Pn जो कि एक पॉइंट O पर एक्ट कर रही थी। हमने फोर्स P1 यहाँ से और माइनस P1 यहाँ से, इसी तरह P2 यहाँ से और माइनस P2 यहाँ से, इसी तरह Pn यहाँ से और यहाँ से भी माइनस Pn को लिया। तो ये जो फोर्सेज थी इनकी मदद से हमारे पास कपल बना। इन कपल को हमने इस फॉर्म में डिनोट किया हुआ है और सपोज किया कि इन जो कपल हैं इनका मूवमेंट G1 G2 सो ऑन Gn है। तो हमने एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ है कि अगर हमारे पास n को प्लेनर कपल हो तो हम उनको मूवमेंट ऑफ G की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी रिजल्ट को शो कर यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस Gn सो ऑन Gn की फॉर्म में हमने शो कर दिया। जब ये कपल बन चुके थे तो हमारे पास बाकी कौन सी फोर्सेज बची, P1 P2 सो ऑन Pn की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज बच चुकी थी। अब ये जो फोर्सेज थी हमने कहा कि जब कोप्लेनर फोर्सेज होती हैं तो हम उनको एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो डिफरेंट फोर्सेज हैं जो हमारे पास रिमेनिंग बच चुकी थी, जो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही थी, हमने उनको एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स आर की फॉर्म में डिनोट कर दिया जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs को कि किस तरह के केसेस आ सकते हैं, MCQs आपके पास किस तरह के अपीयर हो सकते हैं, हम अब डिस्कस करते हैं उनको। ओके, मैं यहाँ पे यही सारे करता हूँ। अब MCQs को आपने अच्छे से समझना है। आपके पास MCQs कुछ इस तरह का आ सकता है। इफ आपको ये टॉपिक दिया गया सपोज दैट रिड्यूस अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर इनटू सिंगल फोर्स एंड कपल की फॉर्म में, आपके पास कुछ केसेस आ सकते हैं कि क्या ये केसेस पॉसिबल हैं। अगर ये केसेस हों तो इनका मतलब क्या होगा। इस जो टॉपिक है इसके 4 पॉसिबल केसेस हैं, यानी दिस टॉपिक कंटेन ऑफ 4 पॉसिबल केसेस। अब हम डिस्कस करते हैं उन 4 केसेस को। पहला केस, केस 1, सपोज दैट हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस R इज इक्वल टू 0 और G इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब होगा इस टॉपिक में। दूसरा केस, अगर हमारे पास R इज नॉट इक्वल टू 0 और G इज इक्वल 0, इसका क्या मतलब होगा इस टॉपिक में। इसी तरह तीसरा केस, केस नंबर 3, इफ R इज इक्वल टू 0 बट G डज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होगा। और चौथा केस हमारे पास कुछ ये हो सकता है, अगर हमारे पास ये जो दोनों हैं R इज नॉट इक्वल टू 0 एंड G इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनका क्या मतलब होगा। ओके डियर स्टूडेंट, बात मेरी समझ आई आपको। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि अगर हमारे पास डिफरेंट केसेस अपीयर होते हैं तो इनका क्या मतलब होगा। MCQs कुछ इस तरह के हो सकते हैं। अब यहाँ पे पहले केस को डिस्कस करते हैं। इफ R इज इक्वल टू 0 एंड G इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में R से क्या मुराद है और G से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, R से मुराद है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एंड G से मुराद है सम ऑफ या रिजल्टेंट ऑफ ऑल कपल मूवमेंट ऑफ कपल G। ओके, अब आप देखें, आपके पास एक बॉडी है, एक सिस्टम है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर, सपोज दैट यही आप बोर्ड मार्कर वाइट बोर्ड ले लें, इस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब उन फोर्सेस का रिजल्टेंट भी 0 है और मूवमेंट भी 0 है, तो आप क्या कहेंगे कि ये बॉडी किस फॉर्म में। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मूवमेंट बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं।
यानी कि अब एक मैं आपको इसको कुछ इस एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज दैट ये बोर्ड मार्कर है, मैं आपको पहला केस समझा रहा हूँ। ये डस्टर्ड है। अब इस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स यहाँ से मैं लगा रहा हूँ और दूसरी फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ। अब ये जो दोनों फोर्सेज हैं इनका रिजल्टेंट 0 के इक्वल है, तो मूवमेंट भी 0 के इक्वल है। तो आप क्या कहेंगे कि ये बॉडी किस फॉर्म में है? आप कहेंगे कि हमारे पास ये बॉडी इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। तो इसी तरह आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू 0, इट्स मीन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज इज इन इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ आई है आपको या नहीं? यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट एक सिस्टम है, एक बॉडी है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है और उनका जो टर्निंग इफेक्ट है, जो मूवमेंट है, वो भी 0 के इक्वल आ रही है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है ये इज इन इक्विलिब्रियम है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मतलब हम ये लिख सकते हैं when r is equal to 0 and g is equal to 0, then system of coplanar forces is in इक्विलिब्रियम। अब दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। हम ये सारे केस डिस्कस इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन यही आ सकता है, इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, अगर बस यहीं तक अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, सपोज दैट वी हैव अ कोप्लेनर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इफ r is equal to 0 and g is equal to 0, then our system, which type of system is to be appeared। तो आपके पास इस तरह के 4 ऑप्शन आ सकते हैं, ये। तो आप कहेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो कोप्लेनर फोर्सेस की फॉर्म में है, तो उसमें अगर r is equal to 0 है, g is equal to 0 है, तो आप कहेंगे ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। अगर इसी तरह आपके पास यही ऑप्शन आ जाता है एमसीक्यूज का कि इफ वी हैव सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, देन r not is equal to 0, g is equal to 0, which kind of behavior of system। मतलब ये है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है, उसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 है, g जो है वो 0 के इक्वल है, तो आपका सिस्टम किस फॉर्म में है? तो आप ये एमसीक्यू समझिएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखें, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है, जिसको हमने ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं एक रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में और मोमेंट ऑफ जी की फॉर्म में, उसमें हमारे पास अगर ये कैसे पेयर होता है, r इज नॉट इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 0। इसको पहले समझिएगा। r इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी भी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज है वो इक्वल टू 0 नहीं है, और मोमेंट ऑफ g इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इसमें जो टर्निंग इफेक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है वो इक्वल टू सिंगल और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ when r is not equal to 0 and g is equal to 0, then system of coplanar forces is equal to a single resultant force r। ओके, यानी कि अगर ये कैसे पेयर होता है कि इफ r इज नॉट इक्वल 0, g इज इक्वल 0, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है वो इक्वल है सिंगल फोर्स यानी कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स r के। अब तीसरा केस हमारे पास क्या है? तीसरा केस हमारे पास ये है कि इफ r इज इक्वल टू 0, g इज नॉट इक्वल 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है उसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्स तो 0 के इक्वल आ रही है, लेकिन मूवमेंट 0 के रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है वो इक्वल है इन सिंगल मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट g की फॉर्म में। ओके, अगर हमारे पास r इज इक्वल टू 0 हो और g इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है वो इक्वल है एक रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट g के। ओके, अब चौथा केस हमारे पास क्या है? फोर्थ केस हमारे पास है कि इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, g इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये कि आपके पास सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है, उसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज भी 0 के इक्वल नहीं है, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कपल भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम अपने सिस्टम को एक हम अपने सिस्टम को यानी कि कोप्लेनर सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं
सिंगल फोर्स R के फॉर्म में और कपल ऑफ मोमेंट G की फॉर्म में। इन चारों केसेस को दोबारा सुन लें। अगर R इज इक्वल टू 0, G इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है वो इक्वल है, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। अगर R इज नॉट इक्वल टू 0 एंड G इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज इज इक्वल टू अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स या सिंगल फोर्स R के। इफ R इज इक्वल टू 0 एंड G इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज है वो इक्वल है रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट G के। अगर हमारे पास ये केस आ जाता है कि इफ R इज नॉट इक्वल टू 0 and G is not equal to 0, then we can say that we can reduce our system of coplanar forces into a single force R, which is called to be a resultant of force, and moment of couple G, which is called to be a resultant of moment of couple G1, G2, so on, Gn. So ये हुआ आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरे इस टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर राब्ता करके मुझसे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और डिफरेंट किस्म के हम MCQs को भी अब अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।